वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का मॉडर्न इंडिया के 64th सेशन में। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। इसकी मीनिंग आप यहाँ पे खंगाल लेंगे तो आगे आसानी होगी। कैबिनेट एज वी नो, किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, COM, मंत्रिमंडल का जो समूह होता है, जो उसके महत्वपूर्ण नेता हैं, उनको मिलाकर एक कैबिनेट बनती है जिसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। तो कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है, मतलब जो ब्रिटेन की कैबिनेट थी उसे इंडिया में एक मिशन पर भेजा गया। ऑब्वियस सी बात है कि पूरी की पूरी कैबिनेट को तो नहीं भेजा गया होगा, नहीं तो वहां पर काम कौन करेगा। तो 3 मेंबर्स को यहां पर भेजा गया था। वो कौन थे अभी हम देख लेंगे। और इनको भारत में एक मिशन पर भेजा गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने कैबिनेट के 3 मेंबर्स को इंडिया में एक मिशन पर भेजा, उसे ही कहा जाता है कैबिनेट मिशन। तो चलिए देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातें और इसमें क्या कुछ जरूरी है जो हमें समझना है। एज वी अंडरस्टूड इन अर्लियर लेक्चर्स कि 1945 में जब ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शन में चर्चिल की सरकार गिर जाती है और क्लीमेंट एटली सत्ता में आते हैं। तो जो इटली की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फरवरी 1946 में यह डिसीजन लिया कि एक हाई पावर्ड मिशन इंडिया में भेजा जाएगा जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे। वो 3 मेंबर्स कौन से हैं? एक पैथिक लॉरेंस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाए गए थे, यानी कि भारत के लिए राज्य सचिव। दूसरे स्टफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, वो फेल हो गया था। अभी इनकी पार्टी वापस से सत्ता में आ गई है। उस समय तो ये कोलेशन गवर्नमेंट में थे, इनकी ज़्यादा चलती नहीं थी और इसी वजह से शायद इनका ये मिशन फेल भी हो गया था। तो स्टैफर्ड क्रिप्स, जो लेबर गवर्नमेंट जो नई बनी थी उसमें प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाए गए थे। और तीसरे एवी एलेक्जेंडर। एवी एलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी थे। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी का मतलब यह होता है कि वहां पर नौसेना का जो हेड होता था, ये एक नेवल ऑफिसर होता था फर्स्ट क्लास का। यहां पे फर्स्ट का मतलब ये नहीं था कि ये पहली बार बनाए गए थे, ये हायरार्की में फर्स्ट थे ऑफिसर्स के, इसलिए वहां पर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी का एक पोस्ट होता है। तो एवी एलेक्जेंडर का ये पद था। तो ये 3 लोग इंडिया आए और चूंकि ये 3 के तीनों ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा थे तो इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। नाम याद रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट। चूंकि 3 ही नाम है तो आपको याद रख ही लेना है। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए: पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। जिसमें से स्टैफर्ड क्रिप्स तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ, एक बार वो 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ आया था, वापस से कैबिनेट मिशन में भी आया था। पैथिक लॉरेंस और एवी एलेक्जेंडर आपको दिमाग में रखना होगा। अब ये किस मिशन पर आए थे, ये दूसरा सवाल है। कैबिनेट मिशन में कैबिनेट का क्या मतलब है, ये तो क्लियर हो गया कि कैबिनेट के 3 मेंबर्स आए। अब इनका इंडिया में आने का मिशन क्या था, इस पर बात करते हैं। इनको इंडिया में आकर रास्ता खोजना था। कैसा रास्ता खोजना था? कि बातचीत कैसे की जाए कि बिल्कुल पीसफुल तरीके से इंडिया को पावर ट्रांसफर कर दी जाए। कुल मिलाकर कैबिनेट मिशन को भेजने का उद्देश्य यह था कि अब भारत को आजादी दे दी जाएगी। अब इनका मिशन यह था कि आजादी कैसे दी जाए, कैसे हम एकदम बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से भारतीयों को आजादी दे दें और शांति से चले आए। यही एक मिशन था कैबिनेट मिशन का। वैसे तो इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। लेकिन इस मिशन के जो चेयरमैन थे वो पैथिक लॉरेंस थे। स्टैफर्ड क्रिप्स भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे, लेकिन चूंकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के लिए राज्य सचिव थे, तो उन्हें ही इस कैबिनेट मिशन की कमान सौंप दी गई और कहा गया जाइए बातचीत करिए सभी पार्टी से, रास्ता निकाल कर आइए कि कैसे वहां पर हम बढ़िया सा एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बना दे, एक इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बना दे और शांति सुधर से चले आए। दूसरा सवाल यह था कि अंग्रेजों ने इस कैबिनेट मिशन को भेजने के साथ ही यह डिसाइड कर लिया दैट नाउ दे विल लीव इंडिया।
वो अब भारत छोड़ देंगे। क्यों? द बिग क्वेश्चन इज व्हाई। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसके बाद अंग्रेजों ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब उन्हें इंडिया में नहीं रहना, दे विल लीव हियर, लीव फ्रॉम हियर। कारणों पर बात करते हैं। पहला कारण, कई सारी जो नेशनलिस्ट फोर्सेस इंडिया में डेवलप हो चुकी थी वो धीमे धीमे सफल हो रही थी। जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए को एडवांस किया, जो मोहन सिंह जी ने तैयार किया था, जिस तरीके से वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंटर कर गए, अंडमान एंड निकोबार में अपनी सरकार बना ली, वो क्वाइट सक्सेसफुल थे अपने स्ट्रगल में। एट द सेम टाइम इंडिया में जिस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बिना लीडर्स के ही पूरा मूवमेंट चला भी, इससे अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा था कि जो नेशनलिस्ट फोर्सेस इंडिया में हैं अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और जो नेशनलिज्म है वो भारत के उन हिस्सों में भी पहुंच चुका है जहां पर ये अभी तक नहीं पहुंचा था। मतलब अब यहां पर रहना ठीक नहीं है। दूसरा कारण, पहले जो नेशनलिज्म के फेवर में डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे उसमें ऐसे लोग होते थे जो ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं करते थे, यानी कि एंटी ब्रिटिश पीपल, आम लोग, किसान, मजदूर, ये लोग। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेंड में एक बदलाव देखा जा रहा था। वो बदलाव क्या था? अब जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, जो लॉयलिस्ट सेक्शन था, जो हमेशा से अंग्रेजों का समर्थन करता रहता था, वो भी नेशनलिज्म को फेवर करने लगा था। अंग्रेजों को अब भय लगता था क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में उनका दबदबा खत्म होने लगा था और जो लॉयलिस्ट सेक्शन है वो भी अब अंग्रेजों का साथ खुलकर नहीं देता था। ब्यूरोक्रेसी में अंग्रेजों का दबदबा कम हो गया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर खत्म होता है, उसके शुरू होने के साथ ही अंग्रेज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने ज्यादा उलझ गए कि वो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। उन्हें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल ब्रिटेन की ओर से युद्ध में करना था, तो इंडिया में जो आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर्स, ऑफिसर्स रिक्रूट किए जा रहे थे, पहले उसमें ज्यादातर रिक्रूटमेंट ब्रिटिशर्स का या यूरोपियंस का होता था। लेकिन चूंकि यूरोपियंस की कमी हो रही थी, इसीलिए अब इन सर्विसेज का इंडियनाइजेशन स्टार्ट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से ही। इंडियन लोगों को ब्यूरोक्रेसी में जगह दी जाने लगी बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस की कमी की वजह से, ऐसा नहीं कि वो बड़े प्रोग्रेसिव हो गए थे या उन्हें हमसे बड़ा लगाव हो गया था, वो हमें बहुत रियायतें देना चाहते थे, ये सब रीजन नहीं थे। रीजन ये था कि उनके पास यूरोपियन मेंबर्स थे ही नहीं जिनको वो यहाँ रिक्रूट कर सकें, तो उन्होंने इंडियंस को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। अब ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस धीमे धीमे आगे बढ़ा और सेकंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने तक स्थिति ऐसी आ गई कि ब्यूरोक्रेसी में जितने ब्रिटिश मेंबर्स थे उतने इंडियन मेंबर्स थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया पैरिटी क्रिएट हो गई, समानता। पैरिटी का मतलब होता है समानता आ गई ब्यूरोक्रेसी में। अब इसके बाद चूंकि इंडियन मेंबर्स की संख्या ज्यादा हो गई थी या लगभग उतनी हो गई थी जितने ब्रिटिशर्स की थी ब्यूरोक्रेसी में, तो वो भी इन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को या सेंस ऑफ नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को अपना समर्थन देने लगे। अंग्रेज इससे भी घबरा रहे थे। उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत लंबा युद्ध झेला था, उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल गई थी, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी थी वो भी लगभग चकनाचूर हो गई थी, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसके बाद। तो कुल मिला के अंग्रेजों को ये क्लियर हो गया कि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो लॉयलिस्ट सेक्शन है अब वो उनका खुलकर साथ नहीं देगा, जिसके बूते वो अभी तक इंडिया को रूल कर रहे थे। तीसरा कारण, ब्रिटिशर्स ने जो अभी तक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि थोड़ी सी बातचीत कर लो, थोड़ा सा लाठीचार्ज कर लो, गोलियां बरसा लो, रूल कर लो, लेकिन कब तक? उनकी इस पॉलिसी की सर्टेन लिमिटेशंस थी। अब लोग ब्रिटिशर्स के रियल कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके थे। वो समझते थे कि ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटजी है कैरेट एंड स्टिक की, अब इस पर हमें नहीं चलना है। चौथा कारण ये था कि कांग्रेस डोमिनेंट हो रही थी और इसकी वजह से लोगों का मोराल बहुत हाई था। पैट्रियोटिक सेंटिमेंट और फीलिंग भीड़ में दिन ब दिन और तेजी से डीपेंड होती जा रही थी। इन सेंटिमेंट्स का सामना कर पाना अब ब्रिटिशर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पांचवा, आईएनए के प्रिजनर्स को सजा ना दी जाए, इसकी डिमांड जिस मैसिव स्केल पर हुई, अंग्रेज समझ गए थे कि 1942 जैसा एक बड़ा मूवमेंट तैयार होने में अब देर नहीं लगेगी अगर हमने भारत को नहीं छोड़ा तो। आर्मी में, रॉयल इंडियन नेवी की रेटिंग्स में जो रिपोर्ट्स हुए, इसके बाद तो अंग्रेज इस बात पर भी घबरा गए थे कि अगर 1942 जैसा एक बड़ा मूवमेंट तैयार किया कांग्रेस ने, जो कि प्रोविंसेस में सरकार बनाने वाली थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के इलेक्शंस में के बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें, इन दैट केस अगर उन्हें आर्म फोर्सेस का समर्थन मिल गया तो अंग्रेज शायद बिना किसी नुकसान के भारत छोड़ के नहीं जा पाएंगे। भारत छोड़कर तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, लेकिन मारकाट होगी, यूरोपियंस मारे जाएंगे, अंग्रेज मारे जाएंगे, उसके बाद भारत छोड़कर जाएंगे। वो ऐसी किसी भी स्थिति को अवॉइड करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें वायलेंस के साथ यहां से मारकर भगाया जाए, इसलिए वो चाहते थे कि वो शांति से यहां से चले जाएं, बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी समस्या के। यहां रुकने का जो एकमात्र विकल्प उनको समझ में आ रहा था वो ये था कि वो पूरे ऑफिशियल रूल में आ जाएं, पूरी एनर्जी यहां झोंक दें, सारे ऑफिशियल्स को लगा दें, तब जाके वो इंडिया की सिचुएशंस को अब कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अब वो ऐसी स्थिति में नहीं थे। उनके पास ना तो एफिशिएंट नंबर ऑफ ऑफिशियल्स थे, ना ही इतनी बड़ी संख्या में सोल्जर्स थे, ना तो ब्यूरोक्रेसी उनके समर्थन में थी। अब कुल मिलाकर वो ऐसी स्थिति में थे ही नहीं कि वो किसी बड़े मास मूवमेंट को कुचल सकें। वो
वो नहीं चाहते थे कि अब कोई बड़ा मास मूवमेंट लाइक 1942 इमर्ज हो, क्योंकि वो अब ऐसे बड़े मूवमेंट को खत्म करने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिए सरकार ने अब ये रियलाइज कर लिया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि उन्हें कांग्रेस के साथ कुछ न कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा, कुछ पीसफुल सेटलमेंट, ताकि ये जो मास मूवमेंट का भूत है उसे दफनाया जा सके। भारत को आजादी दे दी जाए। भारत को आजादी देने के बाद इंडिया और ब्रिटेन के जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहे। अगर भारतीयों ने अंग्रेजों को यहां से मारकर भगाया तो भारत और ब्रिटेन के संबंध कभी भी अच्छे नहीं होंगे। एक और तो उन्हें इस विड्रॉल में बहुत नुकसान सहना पड़ेगा, और दूसरा वो हमेशा के लिए इंडिया को खो देंगे। उन्हें भारत से कोई समर्थन नहीं मिलेगा, ना तो ट्रेड में और ना ही इंटरनेशनल लेवल पे। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने जितनी स्मार्टनेस के साथ इंडिया में इतने लंबे समय तक रूल किया, वो उसी स्मार्टनेस के साथ यहां से निकलना चाहते थे, जिसमें उन्हें कोई नुकसान ना हो और आने वाले समय में ब्रिटेन भारतीय संबंधों के साथ इंटरनेशनल लेवल पे अपनी स्थिति को मजबूत बना सके। वो मैक्सिमम कंट्रीज का समर्थन चाहता था, कम से कम ऐसे देशों का समर्थन तो जरूर चाहता था जो कभी उसके अंडर में रहे हों। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्लान बनाया कि वो भारत में एक मिशन भेजकर भारतीय पार्टी से बातचीत करेंगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू कि आखिर कैबिनेट मिशन इंडिया क्यों आया, या कैबिनेट मिशन को इंडिया में इस ऑब्जेक्टिव के साथ क्यों भेजा गया कि अब हम भारत छोड़ के चले जाएंगे। जाके डिसाइड करो कि कैसे निकलना है उधर से। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है, सो लेट्स गो अहेड। कैबिनेट मिशन प्लान। भारत आने का प्लान बना चुका है। कांग्रेस ने डिमांड रखी कि अगर मिशन आ रहा है तो जो पावर ट्रांसफर किया जाए वो एक सेंटर को किया जाए। जैसे उनको यहां आकर डिसाइड करना था कि ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाएंगे, तो जब वो यहां छोड़कर जाएंगे तो पावर किसे लेकर जाएंगे, किसी को तो देना होगा। तो कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि हम एक सेंटर क्रिएट करेंगे, सेंटर ऑफ पावर। आप उस सेंटर को अपनी पावर्स सौंप कर जाइए। जैसे कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो उनकी डिमांड ये भी थी कि दो सेंटर बने, एक इंडिया के लिए और एक पाकिस्तान के लिए, और दोनों को ही पावर सौंप कर कैबिनेट मिशन जाए। लेकिन कांग्रेस की डिमांड थी कि नहीं, ये वाला खारिज करो, इधर बात करो, एक सेंटर बनेगा पूरे भारत का और उसे ही पावर सौंप कर अंग्रेज जाएंगे। माइनॉरिटीज का क्या होगा? तो ये कहा गया कि जो माइनॉरिटीज की डिमांड्स होंगी उनके लिए हम एक फ्रेमवर्क चार्ट आउट करेंगे, जिसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उन्हें ऑटोनॉमी दी जाएगी। मतलब हम उनके लिए बातचीत कर लेंगे, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं हम उन्हें ऑटोनॉमी भी ऑफर करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो उन्हें सेल्फ डिटर्मिनेशन भी दिया जाएगा, या फिर अगर उनकी मांग बहुत सख्त रही तो वो भारत से या इंडियन यूनियन से अलग हो सकते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ तब होगा जब अंग्रेज यहां से छोड़ के चले जाएंगे। अंग्रेजों के जाने के पहले ये सब नहीं होगा। मतलब अगर पाकिस्तान को बनना भी है तो वो जब ब्रिटिशर्स यहां से चले जाएंगे उसके बाद होगा। वो ऐसे किसी प्रस्ताव के आधार पर यहां पर पावर छोड़कर नहीं जाएंगे। मतलब वो पहले यहां से छोड़कर चले जाएं एक सेंटर को पावर देकर, उसके बाद हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कि हमको क्या करना है। ब्रिटिशर्स विवाद नहीं चाहते थे, जैसे कि हमने समझा। वो चाहते थे कि उनके यहां से जाने के बाद भी इंडिया उनका एक फ्रेंडली कंट्री बना रहे, एक फ्रेंडली देश बना रहे, जो उनके साथ अच्छे संबंध रखे, उनका एक एक्टिव पार्टनर हो इंटरनेशनल लेवल पे, डिफेंस में, कॉमनवेल्थ में। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर भारत को डिवाइड कर दिया गया तो भारत उतना मजबूत नहीं होगा इन द पॉइंट ऑफ डिफेंस, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफेंस, और ब्रिटेन की डिप्लोमेसी पे एक बहुत बड़ा धब्बा भी लग जाएगा कि एक देश को तोड़ कर आए। वो चाहते थे कि भारत एक रहे और शक्तिशाली रहे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाएं और भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हो, तो जैसे बाकी की उनके लाइट कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका और बाकी फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, वैसे ही भारत भी उनका एक अच्छा साथी बन जाए। इसलिए वो भी भारत को तोड़ने के पक्ष में नहीं थे। जो ब्रिटिश पॉलिसी 1946 की तैयार हो रही थी, उसमें इस चीज को क्लियरली रिफ्लेक्ट भी किया गया कि वो चाहते हैं कि भारत यूनाइटेड रहे, एक यूनाइटेड इंडिया तैयार हो, जो कि इसके पहले के डिक्लेरेशन से थोड़ा उलट था। 15 मार्च 1946 ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने कहा कि वैसे तो हम बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं जो अल्पसंख्यक हैं भारत में उनके अधिकारों को लेकर, दो माइंडफुल ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन हम माइनॉरिटीज को किसी भी मेजॉरिटी के एडवांसमेंट पर वीटो नहीं लगाने देंगे, जैसा कि वेबल प्लान के दौरान हुआ था। ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, ये क्लीमेंट एटली नहीं बोले थे। वेबल प्लान के टाइम पे क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने कहा कि जब तक हमें एक वीटो पावर चाहिए, जब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, सहमति नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इस पर कांग्रेस राजी नहीं हुई, लेकिन वेबल ने इसी बात को आधार बनाकर पूरी बातचीत स्क्रैप कर दी। तो एक तरीके से मुस्लिम लीग को वीटो मिल गया, उसने कहा हम बातचीत नहीं करेंगे और बातचीत नहीं हुई। लेकिन इस बार इटली ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि माइनॉरिटीज रोड़ा नहीं अटका सकती भारत के भविष्य के लिए। अगर मेजॉरिटी किसी डिसीजन को ले रही है तो हम माइनॉरिटीज को वीटो नहीं लगाने देंगे, उस काम को रोकने नहीं देंगे। इसके बैकग्राउंड में आधार वही था कि जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पे वेबल उसे लीड कर रहा था, तो उसने जिन्ना को इस पूरे कॉन्फ्रेंस को में रोड़ा बनने दिया था, जबकि वेबल चाहता तो इसे रोक सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था। इटली इस बार कॉन्शियस थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ दोबारा हो। फाइनली मार्च 24 1946 कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया। कैबिनेट मिशन जब दिल्ली आया तो उसे दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करनी थी लगभग सभी पार्टी से, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला मुद्दा था कि भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है, एक अंतरिम सरकार बनानी है, जो भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता संभाल सके। और दूसरा, हमें उन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स को डिसाइड करना है, उन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करना है जो भारत में नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने और भारत को आजादी देने को इंश्योर करें। तो दो महत्वपूर्ण बातें जो कैबिनेट मिशन को यहां पर करनी थी, एक तो भारत में अंतरिम सरकार बनानी थी, दूसरा भारत में एक नया संविधान बनाकर भारत को छोड़कर चले जाना था। तो ये कैबिनेट मिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग भारत में इंश्योर हो, इस चीज को लेकर कैबिनेट मिशन काफी ज्यादा कंसर्न था। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भारत में हो जो भारत के लिए संविधान बनाए, ऐसा प्रस्ताव सबसे पहले एमएन रॉय जी ने ऑफिशियली 1934 में दिया था अपनी ओर से। मतलब एक डायरेक्ट अगर हम कहते हैं कि जो डिमांड की गई थी, हालांकि बात तो इससे पहले भी अलग-अलग धड़ों में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की होती थी, लेकिन डिमांड के तौर पे ये पहली बार एमएन रॉय जी ने रखा 1934 में, जो भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर या प्रणेता माने जाते हैं। कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की। उन्होंने कहा हमें एक संविधान सभा चाहिए जो हमारे लिए संविधान बनाए। सी राजगोपालाचारी जी ने 15 नवंबर 1939 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग को दोहराया, जहां पर अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने इस मांग को पहली बार आधिकारिक तौर पर एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको एक संविधान सभा दे देंगे। 8 अगस्त 1940 को एक स्टेटमेंट लॉर्ड लिनलिथगो ने जारी किया था, जो समय भारत का वायसराय हुआ करता था। उसने उस समय कहा था कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम एक्सपेंड करेंगे, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम करेगी, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। इन सारी चीजों को अगस्त ऑफर के नाम से हम जानते हैं, जिसे ऑफिशियल फॉर्मेट में हमारे सामने रखा गया, तो जिसमें कहा गया कि माइनॉरिटी ओपिनियंस को फुल वेटेज दिया जाएगा और इंडियंस को उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए अलाउ किया जाएगा।
तो अगस्त ऑफर में अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आता है, वहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर ड्राफ्ट किया गया। अब जब यहां पर बात हो गई कि कैबिनेट मिशन आया है, यहां पर संविधान बनेगा, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन इस पूरी बातचीत में यह भी साफ था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। पाकिस्तान को क्लियर कट बनाने की कोई बात नहीं की गई थी कि हमें दूसरा देश बना देंगे पाकिस्तान नाम का, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो सबसे बड़ा विवाद हुआ वो इसी बात को लेकर हुआ कि इंडिया का पार्टीशन नहीं होगा। मुस्लिम लीग को यह बात बर्दाश्त नहीं थी, तो उन्होंने इस बात पर अपनी सहमति जताने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हमें ये जो पूरा मैकेनिज्म आप बोल रहे हो, हम इस पर राजी नहीं है कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बना दोगे और यहाँ पे पावर एक सेंटर को ट्रांसफर करके चले जाओगे। हमको तो अपना पाकिस्तान चाहिए। जिन्ना मुस्लिम लीग इस चीज पर अड़ गए थे, लेकिन कैबिनेट मिशन वेबल प्लान जैसा नहीं था जो जिन्ना कुछ भी बोल देते और वो मान लेता, या जिन्ना बोल देते कि नहीं हम तो नहीं मान रहे, वापस जाओ। कैबिनेट मिशन इस उद्देश्य से आया था कि उन्हें यहाँ सोल्यूशन निकालना ही है। क्रिप्स भी पिछली बार असफल होकर गया था, इस बार उसे कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालना था। उन्होंने कहा आप लोगों से तो कुछ होगा नहीं, हम अपना प्लान दे रहे हैं, हम अपना सोल्यूशन दे रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए, इसी बेसिस पे काम होगा। मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना खुद का प्लान इंडियन लीडर्स के सामने रख दिया। आखिर हम वेबल के ऊपर क्यों नाराज हो रहे थे पहले? मुस्लिम लीग ने बोला हमको पसंद नहीं, हमको वीटो चाहिए। कांग्रेस ने बोला हम वीटो नहीं देंगे, और बातचीत खत्म हो गई। मतलब वेबल बीच में कर क्या रहा था फिर, जब उसके पास अपना कोई सोल्यूशन नहीं था तो। लेकिन कैबिनेट मिशन ऐसा नहीं था। कैबिनेट मिशन के पास अपना खुद का सोल्यूशन था। उसने कहा कि आप लोगों की अपनी बात नहीं बन रही है, तो हमारे पास भी प्लान है, अब हम अपना प्लान रख रहे हैं, अब इसके बेसिस पे काम होगा। तो मई 1946 में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कोई बात नहीं बन सकी, तो कैबिनेट मिशन ने अपना खुद का प्लान प्रपोज कर दिया। उन्होंने कहा आपसे कुछ नहीं होने वाला, पहले भी नहीं हुआ है, हम अपना प्लान रख रहे हैं, अब इसके बेसिस पर काम होगा। मुद्दे की बात अब यहाँ पर यह है कि जब विवाद हुआ, कांग्रेस जो मुस्लिम लीग है उसने कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए। कांग्रेस डिवीजन पर राजी नहीं थी, वो चाहती थी कि पावर ट्रांसफर एक सेंटर को हो, और अंग्रेज भी पाकिस्तान की क्लियर कट डिमांड को रिजेक्ट करते हैं कैबिनेट मिशन के तहत। इसके पीछे रीजन क्या था? फुल फ्लेज पाकिस्तान को रिजेक्ट किया गया। हालांकि देखिए जो बाद में फ्रेमवर्क बनता है वो कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखा देगा पाकिस्तान बनने का, लेकिन फुल फ्लेज पाकिस्तान एक बार में बन जाए, इस चीज को क्लियरली रिजेक्ट किया गया। इसके पीछे रीजंस क्या थे? व्हाट वर द रीजंस? तो पहला कारण कि अगर पाकिस्तान को बनाया जाता है तो जो एरियाज पाकिस्तान के लिए डिमांड किए जा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी आ जाएगी। मतलब अगर बात पाकिस्तान की हो रही है फॉर मुस्लिम्स, तो ऐसे एरियाज में मुस्लिम ही होने चाहिए। लेकिन जिस एरिया की डिमांड की जा रही थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पे की जा रही थी, मतलब वहां पर और भी कम्युनिटी के लोग रहेंगे, वो भी बड़ी संख्या में। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो वर्तमान का पाकिस्तान है, उस एरिया को जो पाकिस्तान के लिए मांगा जा रहा था, लगभग 38% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी वहां पर थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसमें बंगाल और आसाम को पाकिस्तान के लिए मांगा जा रहा था, तो वहां पर 48% जो पॉपुलेशन थी वो नॉन मुस्लिम थी, अगर हम बंगाल आसाम दोनों मिलाकर देखते हैं तो ये पहली बड़ी समस्या थी कि अगर मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लें तो वहां पर एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो नॉन मुस्लिम रहेगी। दूसरा कारण कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज अपने लिए खुद डिसीजन लेंगी। इसका जो ये सिद्धांत है उसके तहत कुछ ऐसे हिस्से पाकिस्तान में चले जाते जो हिंदू मेजॉरिटी थे। लाइक मुस्लिम लीग पूरा बंगाल मांग रही थी। ईस्ट बंगाल में तो मुसलमान अच्छी खासी संख्या में थे, जो वर्तमान का बांग्लादेश है। लेकिन वेस्टर्न बंगाल जो आज का हमारा वेस्ट बंगाल है, वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। मतलब अगर पाकिस्तान के रूप में पूरा बंगाल चला जाता तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान में चला जाता। इनफैक्ट यहां पर एक और रीजन की अगर हम बात करें, अंबाला, जालंधर, जो पंजाब के कुछ डिविजन थे, क्योंकि पूरा पंजाब क्लेम किया जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा, तो ये जो एरिया क्लेम कर रहे थे वो पंजाब का, उसमें अंबाला और जालंधर के कुछ इलाके थे जो हिंदू और सिख डोमिनेटेड थे। मतलब पाकिस्तान में हम कुछ ऐसे एरियाज दे देते जहां पर हिंदू और सिख मेजॉरिटी में होते। ये सही नहीं था, इस प्रकार का डिवीजन नहीं किया जा सकता था। ये एक दूसरी बड़ी समस्या थी। तीसरी समस्या कि जो डीप सीटेड रीजनल टाइज अभी तक बनी हुई थी बंगाल और पंजाब के साथ, वो पूरे भारत का हिस्सा थे, पूरी तरीके से उनका जो मैकेनिज्म था वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था, वो पार्टीशन के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता। चौथी बात, अगर पार्टीशन किया जाता तो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी आने वाली थी। एग्जांपल के तौर पे जैसे मुस्लिम लीग कह रही थी कि इधर हमको बंगाल आसाम दे दो और इधर पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दे दो, दोनों को पाकिस्तान बना दो। दोनों को जोड़ोगे कैसे? आओगे जाओगे कैसे? और इंडिया के साथ एनमिटी भी रखनी है। हालांकि पाकिस्तान बना, सारे वो हिस्से नहीं दिए गए जो हिंदू मेजॉरिटी थे, बट कम्युनिकेशन की ये प्रॉब्लम बनती, जो कि बनी भी बाद में। और पांचवा कारण कि आर्म्ड फोर्सेस का डिवीजन कैसे होगा? सेनाओं का बंटवारा तो खतरनाक होता। इन सभी समस्याओं को संज्ञान में लिया किसने? कैबिनेट मिशन ने, और कहा कि वी कैन नॉट फ्रेम अ फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान। इन समस्याओं को आधार बनाकर इससे इनकार कर दिया गया। कैबिनेट मिशन कुछ प्रोविजंस फ्रेम करता है अपने खुद के सॉल्यूशन के तौर पे। तो कैबिनेट मिशन में किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई या किन महत्वपूर्ण बातों को आधार बनाकर आगे के प्लान फ्रेम किए गए? सबसे पहले तो उन्होंने इसके बाद जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए तो एक फेडरल यूनियन का कांसेप्ट उन्होंने रखा। फेडरल यूनियन का मतलब यह है कि जो प्रोविंसेस हैं उन्हें काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, दे विल हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक सेंटर होगा जिसके पास भी पावर्स होंगी। उन्होंने यूनियन को क्या क्या पावर्स सौंपनी है उसका भी प्रावधान किया। यह भी प्रावधान किया गया कि प्रोविंसेस को इनफ ऑटोनॉमी दी जाएगी। एक बड़ा यूनिक सा कांसेप्ट जो कैबिनेट मिशन लेकर आया था एक सॉल्यूशन के तौर पे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कुछ इमीडिएट पाथ निकल जाए, दैट वाज ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था, इस पर अभी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, जहां पे पूरे भारत को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस काफी यूनिक था कैबिनेट मिशन में। यहीं पर हमें कंफ्यूजन भी होती है कि कैबिनेट मिशन में प्रोविंसेस की ग्रुपिंग का क्या मैकेनिज्म था, तो इसको अभी हम विस्तार से देखेंगे। पांचवा पॉइंट था कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार करना था जो भारत के लिए संविधान बनाती, तो इसके लिए इलेक्शन भी करवाने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। छठा ये था कि माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन देना है ताकि यहां पर किसी को कोई दिक्कत ना हो।
सातवां ये था कि भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बननी चाहिए जो अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ पर सत्ता को संभाले। आठवां प्रावधान ये भी किया गया था कि जो आजाद भारत होगा वो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन या ना ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से फ्री होगा। और नौवां सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान ये था कि ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा, यानी कि अंग्रेज भारत को सत्ता सौंप देंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान इन महत्वपूर्ण क्लॉजेस के साथ इंडिया आ गया था, जिसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था दैट वाज ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस थे उन्हें कैबिनेट मिशन ने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, पूरे भारत को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या आप इसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कह सकते हैं। ग्रुप ए में जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उनको रखा गया, लाइक मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा। इसके अलावा सेक्शन बी में जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे वो रहे, लाइक पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, बलूचिस्तान और सिंध, ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे। सेक्शन सी में बंगाल और आसाम को रखा गया, ये भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे। अगर आप इन लोकेशंस को मैप में देख लेंगे तो आपको पिक्चराइज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये जो रेड कलर का पूरा एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है मैप में, ये है ग्रुप ए। ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, इसमें आते हैं मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंस। येलो कलर की जो एरियाज हैं ये प्रिंसली स्टेट्स के लिए हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में आ जाते हैं सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो यहाँ पर डाक किया गया है, और यह पंजाब। ये आए ग्रुप बी में। ग्रुप सी में बंगाल और आसाम को रखा गया। तो आपने देखा कि पूरे इंडिया को उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। प्रिंसली स्टेट्स को अलग कर दिया। बोले आपके साथ बातचीत अलग से होगी। तो ग्रुप ए रेड कलर, ग्रुप बी डार्क ग्रीन और ग्रुप सी लाइट ग्रीन कैन बी सीन इन द मैप। आई होप इट्स क्लियर। इंडिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर जो 3 ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया गया, इस पूरे 3 ग्रुप को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कैबिनेट मिशन ने इंडिया के लिए प्रपोज किया। दैट वाज अ काइंड ऑफ 3 टियर सिस्टम। 3 टियर सिस्टम में जो गवर्नेंस चलने वाला था, एक तो गवर्नेंस होता प्रोविंसेस में, उसके बाद ये जो ग्रुप्स थे इनका अपना एक गवर्नेंस होता, और फिर इन तीनों ग्रुप्स के ऊपर जो इंडिया का गवर्नेंस था वो अलग रहता। तो 3 लेयर ऑफ गवर्नेंस की बात की गई। फॉर एग्जांपल सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, बंगाल, असम, पंजाब, इन सबका गवर्नेंस अलग-अलग होगा। हर प्रोविंस का अपना गवर्नेंस होगा, इंक्लूडिंग ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनका भी अपना गवर्नेंस होगा। ठीक है। इसके बाद ये तीनों ग्रुप्स, जैसे कि ये रेड कलर वाला सारा एरिया, ये आपस में एक गवर्नेंस हैंडल करेंगे अपना, सब लोगों का मिलके। ग्रुप ए वाले सारे प्रोविंस मिलके अपना गवर्नेंस देखेंगे। यहाँ पे ग्रुप बी वाले अपना गवर्नेंस पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध मिलाकर देखेंगे, और फिर बंगाल और असम ये भी अपना गवर्नेंस मिलाकर देखेंगे। और फिर ये सारा मिलाकर एक यूनाइटेड इंडिया बनेगा, जिसमें ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और प्रिंसली स्टेट्स सारे होंगे। तो सबसे टॉप पर होगा यूनियन ऑफ इंडिया। जो यूनियन ऑफ इंडिया होगा इसमें ब्रिटिश इंडिया भी होगा और इंडियन स्टेट्स भी होंगे, जिन्हें आप प्रिंसली स्टेट बोल सकते हैं, ये लोग वाला एरिया, ये सारे उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये जो यूनियन होगा ये केवल फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन इसे ही हैंडल करेगा। ये जो बड़े मुद्दे हैं उसे ये टॉप पर जो यूनियन ऑफ इंडिया होगा वो देखेगा। फिर आएगा इंटरमीडिएट टियर, जहां पे ये ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ये अगर इनके सब्जेक्ट्स कुछ आपस में कॉमन है, अपनी इच्छा पर है, जैसे कि ये सारे चाहते हैं पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के आपस में भी अपने कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैंडल करेंगे, तो ये ग्रुप्स अपना गवर्नेंस एक साथ मिलकर चला सकते हैं। और फिर सबसे बॉटम टियर में आएंगे प्रोविंसेस और स्टेट्स। प्रोविंसेस ये जो अंग्रेजों ने बना रखे थे, स्टेट्स यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, ये सब अपना अपना मैकेनिज्म खुद से देखेंगे, और जो रेसिड्यूरी पावर होगी वो उनके पास होगी। मतलब वो विषय जो निर्धारित नहीं किए गए हैं उन पे कानून बनाने की और उसे एडमिनिस्टर करने की जो ताकत होगी वो इन प्रोविंसेस के पास और प्रिंसली स्टेट्स के पास ही होगी। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि जो ग्रुपिंग वाला मैकेनिज्म था वो क्या था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट की जाएगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। मतलब जिस पार्टी का जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन प्रोविंसेस में रहेगा उतना ही रिप्रेजेंटेशन उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दे देंगे। इसे ही कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, मतलब प्रोविंसेस में जो असेंबलीज हैं उसमें जिस पार्टी को जो रिप्रेजेंटेशन है सबको मिलाकर उतना रिप्रेजेंटेशन हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में दे देंगे। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के मेंबर अलग अलग बैठेंगे, इकट्ठा नहीं बैठेंगे, अलग अलग बैठ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे सब अपने अपने प्रोविंस के लिए, मद्रास वाले अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, पंजाब वाले अपने लिए बना लेंगे, असम वाले अपने लिए बना लेंगे। पहले अपने अपने प्रोविंसेस का जब वो बना लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो ग्रुप ए वाले ग्रुप ए का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ग्रुप बी वाले ग्रुप बी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ग्रुप सी वाले ग्रुप सी का बनाएंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो पहले ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी वाले अलग बैठेंगे, ग्रुप ए वाले अलग अलग प्रोविंस पहले अपने अपने प्रोविंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और फिर पूरे ग्रुप ए के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशन तो वो यहाँ पे रेडी कर देंगे। उसके बाद ये ग्रुप ए, बी, सी वाले सारे एक साथ बैठेंगे, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक साथ बैठेगी और फिर वो यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब यहाँ पर 3 लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई। एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस में होगा, एक ग्रुप के लिए होगा और एक पूरे भारत के लिए होगा। जो कॉमन सेंटर होगा वो केवल डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स ही देखेगा। कुल मिला के इंडिया को एक फेडरेशन बनाने की तैयारी थी, एक फेडरल इंडिया बनाने की तैयारी ये अंग्रेज कर रहे थे कैबिनेट मिशन के थ्रू। अब यहाँ पर मुद्दा ये था कि कम्युनल क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाएगा। लाइक प्रोविजंस में ये कहा गया कि जो कई सारे कम्युनल ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो अभी जो कम्युनल ग्रुप्स हैं इनके मुद्दे को कैसे हैंडल करेंगे, तो ये कहा गया कि जो कम्युनल क्वेश्चंस हैं उन्हें सेंट्रल लेजिस्लेचर में सिंपल मेजॉरिटी से हैंडल किया जाएगा। कम्युनल क्वेश्चंस सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसमें हर प्रोविंस का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो सिंपल मेजॉरिटी से वहां पर प्रेजेंट वोटिंग से जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है वोट कर रहे हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी से डिसीजन होंगे। प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी होगी और रेसिड्यूरी पावर उन्हीं के पास होगी। प्रिंसली स्टेट्स जब अंग्रेज भारत से जाएंगे तो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, राज्य रजवाड़े हैं, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैरामाउंसी के अंडर में नहीं रह जाएंगे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्बेट के बाहर चले जाएंगे। लेकिन वो बातचीत कर सकते हैं अंग्रेजों के साथ भी और जो सरकार भारत में उसके बाद बनने वाली है उससे भी कि उन्हें क्या करना है, वो कैसा अरेंजमेंट चाहते हैं अपने लिए। इसके लिए वो निगोशिएशन कर सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं और सक्सेसर गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं जो भारत में ब्रिटिश से जाने के बाद बनेगी। ये प्रावधान किया गया कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद एक प्रोविंस इस ग्रुप से बाहर आ सकता है और 10 साल के बाद जो प्रोविंस है वो ये कह सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ग्रुप का या फिर यूनियन का उसमें संशोधन किया जाए। दो विकल्प दिए गए प्रोविंस को, जैसे ग्रुप ए, बी, सी में प्रोविंसेस हैं, तो एक प्रोविंस जनरल इलेक्शन के बाद ये बोल सकता है कि भाई मैं इस ग्रुप में नहीं रहूंगा, मेरे को ग्रुप ए में नहीं रहना। 10 साल के बाद वो ये बोल सकता है कि आप संशोधन करिए। आसाम को यहाँ पर जैसे सपोज करिए आसाम कहता है कि अब जैसे ही इलेक्शन पहला बार हो जाए आसाम बोले कि मैं ग्रुप सी में नहीं हूं, और 10 साल बाद वो ये बोल सकता है कि भाई यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड करिए, मैं ग्रुप सी में नहीं रहना चाहता, मैं तो ग्रुप ए में रहना चाहता हूं। तो दे कैन आस्क फॉर अमेंडमेंट, कंसीडरेशन, बदलाव के लिए वो कह सकते हैं।
जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, जब तक कि पहला जनरल इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से ही। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान का निर्माण कर रही है, उसी में से एक अंतरिम सरकार को बना दिया जाएगा जो देश को चलाएगी। अब ये पूरा मैकेनिज्म आपने समझ लिया कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन को लेकर कई तरीके के जो उनके प्रावधान थे, जैसे उनका ग्रुपिंग का मैकेनिज्म था, उसे कांग्रेस ने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया और मुस्लिम लीग ने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्शंस थे। तो फिर क्या इश्यूज रहे और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे बनाया गया, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस पूरे प्लान को अलग अलग पार्टीज ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। पहले बात करते हैं कांग्रेस की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रुपिंग क्लॉज। ग्रुपिंग क्लॉज काफी इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन का, जरूर से ध्यान रखिएगा। तो जो ग्रुपिंग क्लॉज था उसको लेकर कांग्रेस का क्या इंटरप्रिटेशन था। कांग्रेस ने ये बोला कि जो कैबिनेट मिशन है वो पाकिस्तान बनने के सख्त खिलाफ है, इसीलिए ये जो ग्रुपिंग है ये ऑप्शनल है। मतलब कोई भी जो प्रोविंस है वो इस ग्रुप को चाहे तो ज्वाइन करे और चाहे तो ना ज्वाइन करे, यही तो कैबिनेट मिशन वाले बोल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से फेंका ही बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी पूरा, और मुस्लिम लीग के पास कोई भी वीटो नहीं है, जो होगा सो होगा, आप कोई काम में रोड़ा नहीं कर सकते, ये कांग्रेस ने कहा। मुस्लिम लीग ने क्या कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी होनी चाहिए। मतलब एक बार असम और बंगाल को क्लब करके बना दिया गया तो बना दिया गया, अलग नहीं हो सकते, क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें पाकिस्तान बनने का रास्ता देख रही थी। उसे लगा कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी है इनको मिला के मैं बाद में पाकिस्तान बना दूंगा। इसी प्लान में मुस्लिम लीग थी तो वो चाहती थी कि जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी हो। कांग्रेस क्या चाहती थी कि जो ग्रुपिंग है वो ऑप्शनल हो। तो ये ऑप्शनल और कंपलसरी पे मुद्दा अटक रहा था। अब यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस का ये कहना था कि जो प्रोविंस है उसके ऊपर ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक वेट करे कि उसे ग्रुप के बाहर आना है, क्योंकि कांग्रेस ये समझती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में समय लगेगा 3 साल का 4 साल का, उसके बाद जनरल इलेक्शन होगा, हो सकता है कि 4-5 साल का इसमें समय लग जाए, उसके बाद कोई प्रोविंस बाहर आएगा, तब तक सिचुएशन बदल सकती है। अभी माहौल दूसरा है, तो वो चाहते थे कि ये तुरंत ऑप्शन हो प्रोविंसेस के पास कि वो इन ग्रुपिंग्स में रहना चाहते हैं कि नहीं। वो प्योरली चाहते थे कि ये ग्रुपिंग जो है वो पूरी तरीके से ऑप्शनल हो और कोई भी जो प्रोविंस है वो तत्काल प्रभाव से अगर बाहर आना चाहता है तो बिना फर्स्ट जनरल इलेक्शन का वेट किए वो ग्रुपिंग के बाहर आ जाए। और उनके पास तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन भी करना चाहते हैं कि नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कांग्रेस चाहती थी। अब देखिए वो ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग कह रही है कि नहीं कंपलसरी ग्रुपिंग होगी, तो बात बनेगी कैसे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नहीं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कंपलसरी ग्रुपिंग भी चाहिए। तो जब आपने कंपलसरी ग्रुपिंग कर दी तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहाँ रहेगी, मतलब उस प्रोविंस को कहाँ ऑटोनॉमी है कि उस ग्रुप में रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से कहा कि भाई आखिर कहना क्या चाहते हो, एक बात कहो ना, कंपलसरी ग्रुपिंग चाहिए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। अगर ग्रुपिंग कंपलसरी हो गई तो फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहाँ रह गई, फिर तो प्रोविंस को आजादी नहीं रहेगी ना कि वो अंदर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। कांग्रेस का ये भी कहना था कि जो ये बात कही जा रही है कि प्रिंसिपली स्टेट से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में मेंबर्स आएंगे वो नॉमिनेट होकर आएंगे, इलेक्ट होकर नहीं आएंगे, ये बात भी हमें पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में जो मेंबर्स हों, असेंबली में जो मेंबर्स हों वो इलेक्ट होकर आए, ये एक इलेक्टेड बॉडी हो, प्योरली इलेक्टेड बॉडी हो, इसमें नॉमिनेट होकर आने का कोई मतलब नहीं है। एक डेमोक्रेटिक इंडिया का हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। मुस्लिम लीग का अलग ही राग था, वो अभी भी अड़ा हुआ था कि ग्रुपिंग कंपलसरी होनी चाहिए। उन्हें इस लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं था कि ग्रुपिंग कंपलसरी हो गई तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहाँ रहेगी। उन्होंने कहा इस बात की रखो, ग्रुपिंग कंपलसरी होगी मतलब होगी, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम ध्यान में उनके था कि बी और सी को मर्ज करेंगे, बाद में बढ़िया सा पाकिस्तान बनाएंगे। इसी प्लान में जिन्ना आंख लगाए बैठे थे कि ग्रुपिंग अगर कंपलसरी हो जाएगी बाद में इसी को पाकिस्तान बना लेंगे। लीग ने ये सोचा कि अगर हम इस पे अड़े रहेंगे कि कंपलसरी ग्रुपिंग वाले प्रावधान पे, तो जो कांग्रेस है वो खुद ही रिजेक्ट कर देगी कैबिनेट मिशन प्लान को। और एक बार कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया तो हम जाके अंग्रेजों से कह देंगे कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए और हम उसमें रहेंगे, हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और हम संविधान भी बनाएंगे। जिन्हें को पता था कि अंग्रेज इस बार पूरे मूड में है कि सोल्यूशन निकालना है, इस बार वो वापस जाके दूसरा प्लान लेकर नहीं आएंगे, वो इसी में कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, ये तय था। तो मुस्लिम लीग ने 6 जून को ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई कंपलसरी ग्रुपिंग रहेगी और हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कैबिनेट मिशन प्लान, हम तो बिल्कुल राजी हैं। उसे लगा था कि कांग्रेस मना कर देगी, लेकिन कांग्रेस तो ठहरी। कांग्रेस ने जून 24 को डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमको भी मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बनाया ये कैबिनेट मिशन प्लान, हम भी अंदर। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म प्लान जो बना है कैबिनेट मिशन का वो हमको मंजूर है। अब यहाँ पर इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान बोल दिया। लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब ये था कि हमें सारी बातें तो पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, पावर ट्रांसफर करेंगे और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे, ये सारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, तो हम तो इन है, करवाओ इलेक्शन, बनाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बनेगा संविधान। तो मुस्लिम लीग का जो पूरा प्लान था कि हाँ कांग्रेस मना कर देगी तो हम जाके अंग्रेजों के कान में कहेंगे कि हमको इंटरिम गवर्नमेंट बनाने दो, इस सारी की राय पे पानी फिर गया, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया आई एम आल्सो इन। मुस्लिम लीग ने बोला मैं तो अंदर हूं, कांग्रेस ने कहा हमको भी बढ़िया लग रहा है, कर लो इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं सब लोग मिलकर। फिर अंग्रेजों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे राजी हो गए, चलो इलेक्शन करवा देते हैं। 1946 में जुलाई के महीने में प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन हुए। ध्यान दीजिएगा कि प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए 1946 की शुरुआत में इलेक्शन हो चुके हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए फिर से पूरे भारत में इलेक्शन नहीं हुए थे कि सब लोगों ने जाके वोट किया था कि हमारी ओर से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, ये नहीं हुआ था। जो सारे प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए थे और वहां पर असेंबलीज बन गई थी, तो वो जो असेंबलीज बनी हुई थी उन्हीं असेंबलीज में इलेक्शन करवा दिया गया कि कौन-कौन कहां-कहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ रहा है। तो सारी प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन करवा दिए गए और सब में से मेंबर्स को चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डाल दिया गया और असाइन कर दिए गए मेंबर्स प्रिंसिपल स्टेट्स को कि भी आप भी इतने लोगों को भेज दीजिए। मतलब ये काम आसानी से हो गया। फिर से बहुत मैसेज के इलेक्शन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन पहले से जनवरी में हुआ था, बहुत बड़ा इलेक्शन हो चुका था। दिसंबर 1945 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था और जनवरी 1946 में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हो चुके थे। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के लिए पूरे देश में इलेक्शन हुए थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जो लोग प्रोविंशियल असेंबलीज में चुनकर आए थे उन्हीं में से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के मेंबर्स को चुन लिया, दस दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इनडायरेक्टली इसीलिए इलेक्ट किया गया था क्योंकि वो सीधे-सीधे लोगों की तरह चुनकर नहीं आए थे। लोगों ने प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को चुना था और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के मेंबर्स को चुन लिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। मुस्लिम लीग ने कहा था कि जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी है और हम अंदर हैं। कांग्रेस ने टिक करके कहा कि हमको लॉन्ग टर्म प्लान बड़ा अच्छा लग रहा है, हम भी अंदर हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का सहारा लिया गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में होता यह है कि आप जब वोटिंग करने जाते हैं, जैसे कि 2 लोगों ने या 3 लोगों ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाना चाहते हैं यहाँ से ए बी सी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कहता हूं ए जाएगा, नहीं, आप कहते हैं मैं चाहता हूं सबसे पहले ए जाएगा, अगर ए नहीं जा सकता तो सी जाए, सी भी नहीं जा सकता तो बी जाए। एक आदमी कहेगा मैं चाहता हूं कि सी जाए, सी नहीं जा सकता तो ए जाए, ए नहीं जा सकता तो बी जाए। तो ऐसे हम प्रायोरिटी देते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में, ठीक है। तो इसी माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुन लिया गया। जो टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होने थे दोस वर 389। ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सदस्य होंगे, जिसमें से ये हुआ कि 292 यानी कि 292 तो जो प्रोविंसेस हैं वहां से चुनकर आएंगे और जो 93 हैं उन्हें हम कह देंगे प्रिंसिपल स्टेट से कि आप नॉमिनेट करके भेज दो। बाकी के जो बचे 4 वो आएंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से। चीफ कमिश्नर प्रोविंस कैसे प्रोविंस थे? ऐसे प्रोविंस जो इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें गवर्नर जनरल डील करे। तो जो कुछ छोटे प्रोविंस थे उनको जो चीफ कमिश्नर होता था वही हैंडल करता था, तो ऐसे प्रोविंसेस को चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा जाता था। वहां पे गवर्नर नहीं होते थे बल्कि चीफ कमिश्नर होता था, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश
से एक मेंबर आ गए, तो टोटल 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। अब यहाँ पर 290 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को असाइन थी, और ये जो पूरा मैकेनिज्म था ये 1946 में कंप्लीट हो जाता है। कांग्रेस को मिली 208 सीट्स और मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट। अब जब इलेक्शंस हो गए और ये क्लियर हो गया कि हाँ कांग्रेस को खूब सारी सीट्स मिल चुकी हैं, मतलब 208 सीट कांग्रेस को मिल गई, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स ही मिली, तो यहाँ पर इलेक्शंस का जो पूरा प्लान बन रहा था, सब कुछ हो रहा था। अब देखिए उसके बाद जो बवाल हुआ, उसके बाद बवाल ये हुआ कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की पूरी तैयारी हो गई। जुलाई 10 1946 को नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि कैबिनेट मिशन प्लान हमको अच्छा तो लगा है, लेकिन उसमें केवल एक बात है जो हमको पूरे बढ़िया तरीके से अच्छा लगा है, वो ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा हम किसी भी क्लॉज को मानने के लिए पूरी तरीके से बाध्य नहीं है। इतने से बात नहीं बनी तो उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी। उन्होंने कहा हमको तो लगता है कि ग्रुपिंग बनेगी भी नहीं। जो आप लोगों ने एबीसी का डिवीजन किया है ना, ये बनेगा बनेगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम दोनों को ऑब्जेक्शन है। वो ग्रुप बी और ग्रुप सी में जाना ही नहीं चाहते, तो ग्रुप तो बनना भी नहीं है। मुस्लिम लीग को बड़ी टेंशन हुई। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमने तो एक्सेप्टेंस बेसिस पे दी थी कि जो ग्रुपिंग होगी वो कंपल्सरी होगी, और जब कांग्रेस ने कहा कि हाँ भी हमको भी अच्छा लग रहा है कैबिनेट मिशन, तो हमको लगा कि ये जो कंपल्सरी ग्रुपिंग का प्रावधान है उसको मान रहे हैं, और अभी तो ये पीछे हट गए, ये कह रहे हैं कि ग्रुपिंग तो बनेगी भी नहीं। तो मुस्लिम लीग एकदम नाराज हो गई नेहरू जी के स्टेटमेंट को सुनकर। लीग ने कहा कि भाई हम तो नहीं खेल रहे हैं, जो कांग्रेस है वो बेईमानी कर रही है। तो लीग ने 29 जुलाई 1946 को जो अपनी एक्सेप्टेंस कैबिनेट मिशन को दी थी उसको वापस ले लिया। बोले कि कांग्रेस बेईमानी कर रही है, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि हमें हमारा बैट बॉल अलग दे दो, अपना अलग खेलेंगे, मतलब हमारे लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दो, हम अपना संविधान अलग बनाएंगे मुसलमानों के लिए भारत में। अब यहाँ पे मामला फंस गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग हो गए। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें कंसेंट नहीं है इस पूरे प्रावधान को लेकर जो कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया है, हमें ये पसंद नहीं आया। यहाँ तक तो ठीक था, मुस्लिम लीग ने अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर ली, मुस्लिम लीग ने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी, दैट वाज ऑल ओके। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग ने जो किया वो शायद सबसे घटिया काम था। जिन्ना ने अपने जीवन में जो सबसे बेकार काम किया था वो यही था, उन्होंने अगस्त 16 को अपने पाकिस्तान की डिमांड को अचीव करने के लिए डायरेक्ट एक्शन की घोषणा करी, सीधी कार्रवाई। क्या मतलब था सीधी कार्रवाई का? इस सीधी कार्रवाई का मतलब था कि मुसलमान अपने हाथों में हथियार उठा लें, मारकाट शुरू करें ताकि उनको पाकिस्तान मिले। ये सबसे बेकार काम मुस्लिम लीग ने किया, जो 16 अगस्त को पाकिस्तान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन स्टार्ट किया। 16 अगस्त 1946 इंडिया की स्थिति बहुत ही तेजी से बदल गई। पूरे भारत में कम्युनल राइट्स शुरू हो गए अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर। जगह जगह पर ब्लडशेड, हर जगह पर वायलेंस शुरू हो गया था। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर मारे जा रहे थे। जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित एरिया थे वो थे कलकत्ता, बॉम्बे, नोआखाली, बिहार और गढ़मुक्तेश्वर। बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी थी भारत में उस समय। वेवेल बहुत परेशान था। वेवेल 1945 के वेवेल प्लान में अपनी ऐसी करवा चुका था जो पूरी तरीके से फेल हो गया था। लॉर्ड वेवेल की बहुत बेइज्जती हुई थी कि वेवेल अगर चाहता तो वो सॉल्यूशन निकाल सकता था, लेकिन वो मुस्लिम लीग के चक्कर में पूरा काम खराब कर चुका था वेवेल प्लान में। वो दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता था। वो किसी भी स्तर पे चाहता था कि इंटरिम गवर्नमेंट बने, चाहे जो हो जाए। वो कांग्रेस के पास गया, बोला मुस्लिम लीग नहीं आ रही ना गवर्नमेंट बनाने के लिए, आप लोग बनाइए गवर्नमेंट। पिछली बार हमने ये लफड़ा किया था, इस बार मैं नहीं करूंगा, मुस्लिम लीग को मैं वीटो नहीं करने दूंगा। जो लीग का इंसिस्टेंस था कि कोई भी सेटलमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि लीग की एक्सेप्टेंस ना हो। वेवेल ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने कहा सरकार बनाइए, छोड़िए मुस्लिम लीग को छोड़िए। और इसके पहले जो गवर्नमेंट का पोस्चर था कि हाँ मुसलमानों को भी अपील करना है, मुस्लिम लीग की बात को भी मानना है, उन्होंने वो छोड़ दिया। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि कांग्रेस को बुलाते हैं, उनको सरकार बनाते हैं, पहले यहाँ पे सरकार बने ताकि हम निकल के जा सकें। ब्रिटिश रूल का जो कंटिन्यूएंस था उसको लेकर ब्रिटेन का जो स्टांस था वो ये था कि हमें इस तरीके से भारत को छोड़कर आना है कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहे। तो कोई बड़ा मास एक्शन स्टार्ट ना हो, अगर ये सेटलमेंट पूरा अच्छे से हो नहीं पाएगा, मुस्लिम लीग विड्रॉ कर देगी, हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो हम ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो कोई बड़ा एक्शन ना ली कांग्रेस की वजह से अंग्रेजों ने आनंद फानन में कांग्रेस डोमिनेटेड एक इंटरिम गवर्नमेंट बना डाली और नेहरू जी को शपथ दिलवा दी गई 2 सितंबर 1946 को। नेहरू जी जो अपनी मांग थी कि हाँ ग्रुपिंग कंपल्सरी नहीं होगी, उसको लेकर अड़े रहे, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। बोले ठीक है, आप कह रहे हैं ग्रुपिंग कंपल्सरी नहीं होगी तो नहीं होगी, सरकार बनाइए पहले। और नेहरू जी ने इंटरिम गवर्नमेंट बना दी। इंटरिम गवर्नमेंट टाइटल जरूर दे दिया गया था अंतरिम सरकार, लेकिन ये वायसराय की पुरानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसी ही थी। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वैसा ही था। वेवेल को कुछ भी करके इस बार अपना सेटलमेंट सेट करना था, तो वो मुस्लिम लीग के पास भी गया। उसने बोला देखो कांग्रेस को तो मैंने सरकार में ला दिया है, अब आप आओ या ना आओ, सरकार बन चुकी है, तो शांति से आप लोग भी सरकार में शामिल हो जाओ इंटरिम गवर्नमेंट में, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारी कुछ मांगे हैं, बोली जो मांगे हैं सब रखे रहो, सरकार बनाओ पहले। तो मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो जाती है। वेवेल ने किसी को कॉम्प्रोमाइज करने को कहा ही नहीं। कांग्रेस ने कहा कि ग्रुपिंग कंपल्सरी नहीं होगी, बोले ठीक है सरकार बनाओ। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम डायरेक्ट एक्शन नहीं छोड़ेंगे, वायलेंस होगा जब तक पाकिस्तान नहीं बनता। वेवेल ने बोला होने दो, सरकार बनाओ। मुस्लिम लीग ने कहा कि कैबिनेट मिशन का जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान है वो हमको पसंद नहीं है, हम सरकार में भले आ जाए। बोला कोई बात नहीं, पसंद नहीं है तो सरकार बनाओ। मुस्लिम लीग ने कहा कि ग्रुपिंग कंपल्सरी होगी और जो डिसीजंस होंगे वो मेजॉरिटी वोट से ही लिए जाएंगे। वेवेल ने कहा सब रखे रहो, सब पर बातचीत होगी, पहले इंटरिम गवर्नमेंट में आओ। वेवेल ने किसी के ऊपर कोई दबाव बनाया ही नहीं और वेवेल ने अपना ऑब्जेक्टिव अटेन कर लिया। उसने ना तो कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग की किसी डिमांड को खारिज किया और दोनों को ही इंटरिम गवर्नमेंट में ला दिया। अब एक इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, एक अंतरिम सरकार बन गई सितंबर 2 1946 को, जो 15 अगस्त 1947 तक चली। इसमें 14 मिनिस्टर्स थे, जिसमें से 9 कांग्रेस से थे और 5 मुस्लिम लीग से थे। 9 मिनिस्टर्स जो कांग्रेस से थे उनमें पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ के रिलेशंस भी नहीं देखने थे। वल्लभ भाई पटेल को होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया। बलदेव सिंह डिफेंस संभालते हैं, डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज देखते हैं, सी राजगोपाल जी को एजुकेशन दिया जाता है, सीएच भाभा जी वर्क माइंस एंड पावर संभालते हैं, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर और फूड डिपार्टमेंट अपने हाथों में लेते हैं, जगजीवन राम के हाथों में आता है लेबर और असफ अली लेते हैं रेलवे। अब नंबर आता है मुस्लिम लीग के मेंबर्स का। मुस्लिम लीग ने लियाकत अली खान को सबसे बड़े पोर्टफोलियो की मांग की, दैट वाज फाइनेंस, और कांग्रेस ने फाइनेंस लियाकत अली खान को दे भी दिया। इब्राहिम इस्माइल चुंदेगार ये कॉमर्स संभालते हैं, अब्दुल राब निसार ये कम्युनिकेशन देखते हैं, गजनफर अली खान हेल्थ और जोगेंद्रनाथ मंडल लॉ देखते हैं। तो इस तरीके से एक मिनिस्ट्री तैयार हो गई जिसमें 14 मिनिस्टर्स थे और वेवेल ने सारी जद्दोजहद लगा के भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार को अल्टीमेटली बना दिया, सबकी डिमांड्स को उनके पास छोड़ते हुए बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के। लेकिन मुस्लिम लीग का सरकार में आने का उद्देश्य सरकार चलाना नहीं था, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे। लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 की, उसे ही अटेंड करने से मना कर दिया। बोले हम इंटरिम गवर्नमेंट में तो आ गए हैं लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाएंगे। इसलिए जो असेंबली थी वो उससे ज्यादा काम नहीं कर सकी। जवाहरलाल नेहरू जी ने महज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह कहा गया कि हमारे संविधान का उद्देश्य होगा क्या, हम इंडिपेंडेंट इंडिया को सॉवरेन रिपब्लिक और ऑटोनॉमस यूनिट के साथ तैयार करेंगे।
माइनॉरिटीज को एडिक्वेट सेफगार्ड दिए जाएंगे, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर किया जाएगा। इन सभी बातों के साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने उस दिन केवल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही पास किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मुस्लिम लीग भी आएगी, लेकिन मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आई। लीग ने जो कांग्रेस के मेंबर्स के द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए थे उस पर भी क्वेश्चन रेज करने शुरू कर दिए। लियाकत अली खान, जिनके पास फाइनेंस था, उन्होंने मिनिस्ट्रीज को पैसा देना बंद कर दिया। वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम को रोकना चाहते थे। दे वर नॉट देयर इन द मिनिस्ट्रीज टू लेट द गवर्नमेंट रन प्रॉपर्ली, rather वो तो वहां काम को रोकने के लिए आए थे। जो लीग थी वो सिर्फ सरकार में इसलिए आई थी ताकि वो पाकिस्तान की मांग की अपनी जो लड़ाई है उसे और स्ट्रांगली लड़ सके। तो उनका तो पूरा ऑब्जेक्टिव ही काम को डिसरप्ट करना था, ना कि काम को आगे बढ़ने देना। कांग्रेस ने परेशान होकर ब्रिटिशर्स से ये बोला कि या तो आप कांग्रेस से कहिए कि या तो आप मुस्लिम लीग से कहिए कि वो अपना एटीट्यूड चेंज करें इंटरिम गवर्नमेंट में, या फिर जो लीग है वो इंटरिम गवर्नमेंट छोड़ दे। बिल्कुल दिक्कत होने लगी थी। फरवरी 1947 नौ कांग्रेस के मेंबर्स ने वायसराय को एक लेटर लिखा, जिसमें यह कहा गया कि लीग के मेंबर्स अपनी जो सदस्यता है इंटरिम गवर्नमेंट में उसे छोड़ें, और नहीं तो हम अपने नॉमिनीज वापस ले लेंगे और सरकार कोलैप्स कर जाएगी। उसके बाद जो मुस्लिम लीग है उसने साफ कह दिया कि हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाएंगे, हमारी जो मांग है वही है कि हमें एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। एक क्राइसिस पैदा हो गया था। लग नहीं रहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है ये भारत का संविधान बना पाएगी, और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है ये सरकार चला पाएगी। सब कुछ बिल्कुल उलझा हुआ लग रहा था। वेबल ने जैसे तैसे इंटरिम गवर्नमेंट बना तो दी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन तो गई थी, लेकिन ये काम कैसे कर पाती जहां दो इतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन वाली पार्टीज एक साथ खड़ी हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। मुस्लिम लीग कांग्रेस को इंटरिम गवर्नमेंट में काम करने नहीं दे रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में सब उलझा हुआ था। तभी क्लीमेंट एटली ने फरवरी 20 1947 को एक स्टेटमेंट जारी किया। क्लीमेंट एटली वही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जब हर जगह समस्या दिख रही थी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम केवल इंडियंस को दिख रही थी, ब्रिटिशर्स भी ऑब्जर्व कर रहे थे, ये जो जुगाड़ लगा के टेम्परेरी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है ये काम कैसे करेगी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई है संविधान कैसे बनाएगी, जबकि दोनों पार्टीज आपस में सहमत ही नहीं है। फाइनली 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा करी। वो नहीं चाहते थे कि वो इन सब बवालों में पड़े, और इस घोषणा को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि ब्रिटेन का अपर हाउस है पैरेलल टू इंडियाज राज्यसभा, उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, हम तो इंडिया को छोड़ के जाएंगे। मुस्लिम लीग कांग्रेस को लड़ना भिड़ना है तो लोग लड़ भिड़ लें, हमें मतलब नहीं है। और ये भी कहा गया कि 30 जून 1948 को हम भारत छोड़ देंगे। यानी कि 20 फरवरी 1947 को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 30 जून 1948 को हम भारत छोड़ देंगे, ऐसा अंग्रेजों ने क्लियर कर दिया। और ये भी कहा कि हम पावर ट्रांसफर कर देंगे। इंडियन पॉलिटिशियंस एग्रीड होंगे तब भी, नहीं एग्रीड होंगे तब भी, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके होंगे तब भी, नहीं बना चुके होंगे तब भी, बना रहे होंगे कि कोई फ्रेमवर्क उनके पास होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, कुल मिला के हम तो इधर से चले जाएंगे, अपना आप ही लोगों को देखना है। ब्रिटिशर्स ने ये भी बोल दिया कि हम पावर सौंप कर जाएंगे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर वो बनी रही तो। अगर वो नहीं बनी रही, जैसे उनको लग रहा था कि वेबल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जुगाड़ करके एक इंटरिम गवर्नमेंट बना तो दी है, कांग्रेस से कह दिया कि हाँ सेंटर ऑप्शनल रहेगा, मुस्लिम लीग से बोल दिया कि हाँ कह रहे हो कंपलसरी है तो कंपलसरी रहेगा, अपनी डिमांड रखना। ये जो जुगाड़ किया गया है जिसमें कोई क्लियर कट बात की ही नहीं गई है, इससे जो सरकार बनाई गई है इंटरिम गवर्नमेंट, ये रहेगी तो हम इसको पावर सौंपेंगे, अगर ये नहीं रहेगी तो जो प्रोविंसेस में सरकारें हैं ना, हम उनको सत्ता सौंप के चले जाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन रही, काम नहीं कर पाई, तो हम प्रोविंसेस को सरकार सौंपेंगे, पावर सौंपेंगे और चले जाएंगे। ये लाइन आपको सुनने में हल्की लग रही होगी कि प्रोविंसेस को सत्ता सौंप कर चले आएंगे, लेकिन लाइन बड़ी खतरनाक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सत्ता सौंप कर चले आएंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ था कि भारत कई सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। ब्रिटिश पावर एंड ऑब्लिगेशंस, उन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जैसे ही हम पावर ट्रांसफर करेंगे, आपको लेकर जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स आएंगी, हम उनको पावर नहीं सौंपेंगे, आप फ्री होंगे, आपको जो मर्जी वो करो। माउंटबेटन अब पिक्चर में एंटर करता है। ये भी कहा गया कि भारत में एक नया वायसराय भेजा जाएगा, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, इसे पॉपुलरली लॉर्ड माउंटबेटन कहा जाता है। वो वेबल को रिप्लेस करेगा इंडिया में। जो स्टेटमेंट जारी किया गया था कि प्रिंसली स्टेट्स का जो अधिकार है वो सक्सेसर गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो फ्री होंगे, और अगर इंडिया में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं बनता है तब तक, तो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सत्ता सौंप देंगे। मतलब हर एक प्रोविंस एक देश बन जाएगा, हर प्रिंसली स्टेट एक देश बन जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो स्टेटमेंट में क्लियर हिंट था कि भारत बढ़ जाएगा, सिर्फ बढ़ नहीं जाएगा बल्कि भारत का बल्कनाइजेशन हो जाएगा। भारत जो है वो छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, एक भारत में कई सारे देश निकलेंगे। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनकर इंडिया आया। लॉर्ड माउंटबेटन, अंकल डिकी। अंकल डिकी क्यों? अंकल डिकी इन्हें प्रिंस फिलिप बुलाया करते थे। प्रिंस फिलिप कौन है? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के हस्बैंड, वही जो वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी है, 94 साल की हैं। तो प्रिंस फिलिप उनके हस्बैंड हैं, अभी भी हैं, मरे नहीं हैं, 99 साल के हैं, जिंदा हैं। 2017 में खबर आई थी कि मर गए हैं, बट बाद में क्लियर हुआ कि नहीं जिंदा है। तो प्रिंस फिलिप के मैटरनल अंकल यानी कि मामा थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका मतलब है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटेन की महारानी भी हैं, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, उनके रिश्तेदार थे जी, बिल्कुल थे। लेकिन उस समय नहीं, जिस टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3 जून 1947 की, जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आता है। इस समय ना तो क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बनी है और ना ही उनकी शादी प्रिंस फिलिप से हुई है। क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बनती है 1952 में, 1952 में, और उनकी शादी होती है 20 नवंबर 1947 को, यानी कि देश के आजाद होने के बाद। तो क्या आपको ये डेट याद रखनी है? बिल्कुल नहीं याद रखनी। आप लोग अपने अपने मैरिज की डेट याद रखिए, क्योंकि वो लोग भूल जाते हैं, एनिवर्सरी नहीं करते और घर में कलेश होता है, तो उनका आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि अंकल डिकी अब इस पिक्चर में एंटर कर चुके हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जब 3 जून 1947 को भारत में आते हैं, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनकर, तो वो ये कहते हैं कि वो कैबिनेट मिशन प्लान को स्क्रैप कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं। ना तो कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के इस प्लान पर सहमत है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है और भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बन जाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आने वाला है। हमने कैबिनेट मिशन में जो हैप्पैज़र्डनेस क्रिएट हुई, भारत में 3 लेयर की गवर्नमेंट बनाना, ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिसएग्रीमेंट्स, जैसे तैसे इंटरिम गवर्नमेंट का बन जाना, जैसे तैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बन जाना, जिसमें मुस्लिम लीग जाने को राजी नहीं है, ये जो पूरी हैप्पैज़र्डनेस क्रिएट हुई थी, इन सबको देखते हुए अब इस पूरे कैबिनेट मिशन प्लान को ही स्क्रैप कर देने की योजना बना दी गई। तो क्या अभी तक सारी किए कराए पर पानी फिर जाएगा?
क्या होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिसे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया है? क्या होगा उस इंटरिम गवर्नमेंट का जो अभी तक इंडिया के गवर्नेंस को संभालने की जिम्मेदारी ले चुकी है? क्या इन सबको खत्म कर दिया जाएगा? बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसका हिंट क्लीमेंट एटली ने अपने स्टेटमेंट में दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इन सभी बातों को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।